नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान की, जिसके तहत आज वो गोपालगंज में है। 22 दिसंबर को चंपारण से समाज सुधार अभियान का आगाज हुआ था। आज सारण प्रमंडल की जीविका दीदियों से सीएम संवाद करेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के दूसरे चरण में आज गोपालगंज पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। समाज सुधार अभियान का आज दूसरा चरण और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज के इस मिंज स्टेडियम में जीविका दीदियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और तस्वीरों में देखिए, जीविका दीदी पहले ही पहुंच गई हैं और रंगोली से यहाँ पर जो थीम दिया गया है उसको सजाने में लगी हुई हैं और तैयारियां लगभग अंतिम दौर में हैं। और जो मंच बनाया गया है वहाँ पर तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। और देखिए कितना भव्य और आकर्षक मंच जो है वो तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री यहीं से जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शरीक होंगे। दरअसल यह प्रमंडलीय सुधार अभियान चलाया जा रहा है और आज के इस अभियान में गोपालगंज में तो ये हो ही रहा है। गोपालगंज के अलावा सिवान और छपरा, यहाँ से तमाम जो जीविका दीदी हैं वो पहुँचेंगी और मुख्यमंत्री के साथ संवाद स्थापित करेंगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बापू की कर्मभूमि चंपारण से इसका आगाज़ हुआ है, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। वहाँ से जीविका दीदियों ने जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनको मुख्यमंत्री के समक्ष सुनाया और मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से एक जीविका दीदी हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम एक तरफ थोड़ा आइएगा। ये पूर्ण नशा मुक्ति, इसको लेकर क्या प्रयास कर रही हैं आप लोग अपने इलाके में? अपने इलाके में यही कह रहे हैं कि हमारे गांव में ये सब नहीं होना चाहिए। दारू शराब के लिए हम लोग जागरण कर रहे हैं। आप लोगों का जत्था निकलता है? जी, गांव में निकलता है। क्या प्रभाव पड़ा है? शराबबंदी रुका है आपके इलाके में? बहुत सारे रुका है, बस इतने ही। बदलाव आया है पहले? बहुत बदलाव आ गया है। आज मुख्यमंत्री जी से मिलना कितनी खुशी हो रही है? जी, बहुत खुशी है हम लोग को। सीधे तौर पे संवाद होगा आज उनसे, आप अपनी बातें रखेंगे? जी जी हाँ जी। बस क्या कर रही हैं आप लोग? ये रंगोली बना रहे हैं लोग। अच्छा, समाज सुधार अभियान थीम है इसका? जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम शमशुम खातून है। तो ये जीविका दीदी हैं, ये बता रही थी कि अपने इलाके में किस तरीके से वो प्रयास कर रही हैं और मुख्यमंत्री के समक्ष आज ये सभी जो हैं उपस्थित रहेंगी और अपने अनुभवों को शेयर करेंगे। और कलाकारों का जत्था भी है जो विभिन्न जो बिहार सरकार की नीतियाँ हैं समाज सुधार अभियान के तहत, चाहे वो पूर्ण नशा मुक्ति हो, दहेज प्रथा उन्मूलन हो या फिर बाल विवाह मुक्ति हो, इस पर जो बनाए गए गीत हैं उनको ये लोग सुनाएंगे। और कलाकारों का जत्था जो है, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग सर गोपालगंज के ही हैं सर। गोपालगंज के जी। आज जो आप लोग गीत गाने वाले हैं, जी जी, उसका थीम क्या रहेगा? किन किन चीजों पर गाने जैसे वाले हैं? दहेज प्रथा पे, बाल विवाह पे और नशा मुक्ति पे। तीनों पे? जी बिल्कुल, जो सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उनको जी गाएंगे जी आप। जी जी जी। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह है, गोपालगंज से हैं। और कलाकारों का जत्था जो है, जैसा कि मैंने बताया, राज्य सरकार की जो नीति आ रही है, जो पॉलिसी है पूर्ण नशा मुक्ति को लेकर, बाल विवाह या दहेज प्रथा, इन्हीं पर आधारित गीतों के माध्यम से एक संदेश देंगे, सकारात्मक संदेश लोगों के बीच कि सरकार का जो यह अभियान है इसमें हम सब की भागीदारी जो है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं तो हम सब का दायित्व बढ़ जाता है कि इस अभियान को सफल बनाएं। और आज कलाकारों का जत्था जो है वह भी इसी माध्यम से यह संदेश देगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो 22 दिसंबर से इस अभियान की शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि इसे यात्रा मत कहिए, इसे एक अभियान कहिए और इस अभियान से सबको जोड़ना होगा। समाज सुधार अभियान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में एक एक करके तमाम जिलों तक पहुंच रहे हैं और गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में आज सभा होनी है, जिसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सारण प्रमंडल की जीविका दीदियों से संवाद किया जाएगा। गोपालगंज का मिंज स्टेडियम सज धज कर पूरी तरह से तैयार है। यहां पर जीविका दीदियों के साथ सारण प्रमंडल की जो जीविका दीदियां हैं उनसे मुख्यमंत्री का सीधा संवाद आज होने वाला है। 22 दिसंबर वो पहली तारीख थी जब मोतिहारी से इस अभियान की, इस यात्रा की शुरुआत होती है। समाज को जागरूक करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त निकले हुए हैं।
दहेज प्रथा की बात हो, नशा मुक्ति की बात हो या फिर बाल विवाह, इन सब के खिलाफ अभियान छेड़ा क्या है। आम लोगों की भागीदारी, उनकी सहभागिता और सरकार की कोशिश एक साथ मिलकर इसे सफल बनाएगी। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बात जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार है और तब से बिहार विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है। तेजस्वी यादव खुद कई मामलों के आरोपी हैं और इसी वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है। नीरज कुमार ने यहां तक कहा कि नैतिक बल वाला व्यक्ति ही जनता से सीधा संवाद कर सकता है और इसी वजह से नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठाने का तेजस्वी यादव का कोई हक नहीं है। को पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि आपको नौकरी के नाम पर जो जमीन लिया है उसका भी अभी खाता खसरा हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। तो चिंता यह होगी कि माननीय नीतीश कुमार ये समीक्षा करेंगे तो राजस्व भूमि सुधार विभाग में ऐसे भी मामले प्रतिवेदित होंगे कि जहां तेजस्वी यादव का नाम है और उसके साथ साथ उपनाम से भी जमीन का दस्तावेज बनाया गया है, तो वैसे बेनामी संपत्ति भी चिन्हित होंगे। तो आपको भय लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकले हैं। नैतिक बल वाला व्यक्ति ही जनता से सीधा संवाद करता है। आप संवाद कहां से करने की क्षमता है? अगर नौजवान आपसे पूछेंगे कि आपने तरुण के नाम पर अब जमीन क्यों लिखवा लिया और अब तक जमीन क्यों नहीं लौटाया, तो रोजगार के नाम पर जो जमीन का गोरख धंधा किए हैं, पहले उस नौजवानों को लौटाइए, उसके परिजन को लौटाइए, तब बेरोजगारी की बात करिए। तो सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत 8 जनवरी को जमुई आने वाले हैं और इसे लेकर अभी से ही जमुई में तैयारियां शुरू हो गई हैं। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए जागरूकता को लेकर कई तरह की पेंटिंग्स की जा रही हैं। लोगों को जागरूक करने की दिशा में इस तरीके से चित्रण के जरिए संदेश दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई में समाज सुधार यात्रा के दौरान 8 जनवरी को आने वाले हैं और उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, जो समाहरणालय जाने वाली सड़क मार्ग है वहां पर वॉल पेंटिंग किया जा रहा है शराबबंदी को लेकर। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि साफ तौर पर समाज को मैसेज दिया जा रहा है कि नशा छोड़ो, घर जोड़ो, बोतल तोड़ो। शराबबंदी के खिलाफ जो शराबबंदी है उसको धरातल पर उतारने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, शराबबंदी कानून को अमली जामा पहनाने के लिए कि लोग जागरूक हों, उसके लेकर तरह तरह का स्लोगन, कई तरह के स्लोगन लिखे हुए जो मैसेज हैं उसको दीवार पर प्रिंट कराया जा रहा है। वॉल पेंटिंग हो रही है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जमुई समाहरणालय सड़क मार्ग का ये तस्वीर है और देख सकते हैं कि सीएम का जो दौरा है समाज सुधार यात्रा को लेकर, वो उसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जो समाहरणालय का जो परिसर है, चाहे जो अनुमंडल कार्यालय का परिसर है, उसके दीवार पर वॉल पेंटिंग किया जा रहा है। जो पेंटर है, कलाकार है, तरह तरह की कलाकृतियाँ वहाँ पर दीवार पर उकेर रहे हैं और मैसेज दिया जा रहा है कि शराबबंदी कानून कितना ज़रूरी है, शराब कितना हानिकारक है समाज के लिए, परिवार के लिए। ये मैसेज दिया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर कि किस तरह से कलाकार यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि शराबबंदी कानून ज़रूरी है। और जो सीएम का जो अपील है जागरूकता को लेकर, शराबबंदी कानून को लेकर कि शराबबंदी कानून को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सबकी है, सबकी सहभागिता जरूरी है, उसको लेकर देख सकते हैं कि वॉल पेंटिंग किया जा रहा है। और बता दें कि 8 जनवरी को सीएम आने वाले हैं जमुई और उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। और ख़ास तौर के पर जो सरकारी कार्यालय का परिसर है वहाँ पर वॉल पेंटिंग किया जा रहा है शराबबंदी कानून को लेकर। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोपालगंज की खुशनुमा परवीन की हालत पहले से बेहतर है और पीएमसीएच में उसका इलाज उस वक्त चल रहा है। पॉक्सो एक्ट के केस लड़ने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की माने तो आरोपी पर दर्ज एफआईआर में कुछ धाराएं मिसिंग हैं, लेकिन मांझागढ़ थाना अध्यक्ष से उनकी बातचीत हुई है और अनुसंधान के बाद कड़ी से कड़ी धाराओं को इसमें जोड़ा जाएगा।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर दारोगा सिंह ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। नाबालिग बालिका के साथ हुई है घटना को टीवी पर देखा है, फोन पर थाना अध्यक्ष माया से बात हुई है, तो कुछ पक्षों की धाराएं नहीं लगी है। अनुसंधान जारी है, अनुसंधान करने के बाद भी लग सकता है। यह जघन्य अपराध है। सरकार ऐसे मामलों में स्पीड ट्रायल चला करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। क्या इसके पहले पॉक्सो में सजा हुई है किसी की? इसके पहले हमने जघन्य अपराध पॉक्सो एक्ट में 3 केसों में फांसी की सजा दिलवाया है। इसमें भी हम कोशिश प्रयास करेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। तो देखिए, खुशनुमा की हालत पहले से बेहतर है, जो राहत की बात है, और खुशनुमा जो खुद ये बार बार कह रही है कि ऐसे मामलों में और इस तरह के लोगों को कम से कम फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए ताकि समाज में ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों को एक कड़ा संदेश पहुंचे। इस बीच पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि कई धाराएं इसमें मिसिंग हैं जो कि होनी चाहिए थी। हमारे सहयोगी गोविंद कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर गोपालगंज से जुड़ गए हैं। गोविंद, धाराएं इसमें कई मिसिंग हैं जो कि इसमें संलिग्न होनी चाहिए थी, जिनकी वजह से ऐसे मामलों में संलिप्त लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान बनता है। कौन सी धाराओं का जिक्र किया जा रहा है और इससे लेकर क्या कुछ जानकारी थाना अध्यक्ष की तरफ से दी जा रही है? बिल्कुल जिस तरीके से बताया गया, जो पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक है दारोगा सिंह, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह एक सामूहिक हमला है और इस मामले में पॉस्को के तहत जो 9 और धाराएं 10 है वो भी लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस की ओर से सिर्फ 7 और 8 पॉस्को की जो 7 और 8 धारा है वो लगाई गई है। 7 और 8 धारा ये बताई जा रही है कि वह सिंगल आरोपित हमला जब करता है तो पॉक्सो की 7 और 8 धारा लगती है, लेकिन इस घटना में सामूहिक तौर से हमला किया गया और सामूहिक तौर से छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इस मामले में पॉक्सो की जो धारा 9 है और 10 है उस धारा में भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। हालांकि उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि पुलिस अनुसंधान के क्रम में इस धारा को जोड़ेगी, यदि नहीं जोड़ेगी तो कोर्ट में जिरह करके इस धारा को जोड़ा जाएगा। क्योंकि जो पॉक्सो की 9 और 10 धारा है इसमें सामूहिक रूप से हमला और सामूहिक रूप से छेड़खानी का मामला और इसमें अधिक से अधिक सजा का प्रावधान है। गोविंद, तो क्या ये माना जाए कि जब FIR दर्ज की जा रही थी, जिन धाराओं को जोड़ा जाना चाहिए था वहां पर भी थाना स्तर से लापरवाही बरती गई? बिल्कुल, जिस तरीके से प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जो धाराएं सामने आई है उसमें यही स्पष्ट हो पा रहा है कि पुलिस की ओर से भी लापरवाही बरती गई है, क्योंकि इस मामले में जो धारा एक 354 लगाया गया है, जो IPC धारा 354 यह कहता है कि छेड़खानी का मामला जो होता है उसमें ये लगता है। इसके अलावा 307 IPC 307 की धारा लगी है जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है, यानी कि हत्या का प्रयास। इसके अलावा जो छात्रा नाबालिग है तो उस मामले में भी पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगनी है, जिसमें पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 7 और 8 लगाई है। और जो विशेष लोक अभियोजक है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पॉक्सो की धारा 7 और 8 यह कहता है कि सिंगल व्यक्ति किसी लड़की को छेड़छाड़ करता है या फिर लड़की पे हमला करता है किसी एक व्यक्ति, उस मामले में पॉक्सो की 7 और 8 धारा लगाई जाती है। और ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये धाराएं कब तक इसमें संलग्न हो पाती हैं, कब तक इन्हें जोड़ा जाता है, क्योंकि इस तरह के मामलों में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक बड़ा संदेश समाज में ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बखा के यूपी बॉर्डर से पुलिस ने एक ट्रक शराब को जब्त किया है। नौरंगिया पुलिस ने वाहन जांच के दौरान राजस्थान नंबर प्लेट लगी शराब की बड़ी खेप को ट्रक से जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर राजस्थान की नंबर प्लेट लगी ये गाड़ी बताई जा रही है जिससे शराब की तस्करी की जा रही थी। कोरोना के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर पटना जिला प्रशासन ने 200 निजी अस्पतालों को कोविड का इलाज करने के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं दूसरी ओर पटना नगर निगम की तरफ से लगातार पटना के अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम रोजाना किया जा रहा है। अशोक राजपथ से देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट।
कोविड के थर्ड वेरिएंट को लेकर के राज्य सरकार लगातार जो है वो कवायद में जुटी है कि किसी तरह नियंत्रित रखा जाए। और देख सकते हैं कि पटना में एक तरफ जहां लगभग 200 निजी अस्पतालों को कोविड से निपटने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, तैयार रहने को कहा गया है, वहीं दूसरी तरफ पूरे राजधानी में जगह जगह पर इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। यह अशोक राजपथ है, पीएमसीएच जो है बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल में से एक, वो इसी अशोक राजपथ पे है। और इस पूरे अशोक राजपथ पे इस तरह से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि कोविड के 19 का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन करें। और लगातार जो है इस तरह से चाहे पटना एयरपोर्ट की बात करें, पटना जंक्शन की बात करें, बेलूर रोड की बात करें, या अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अशोक राजपथ की बात करें, तो सभी जगहों पे सैनिटाइजेशन का काम जो है वो लगातार पटना नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करें, कहीं भी भीड़ भाड़ वाले जगह पे ना जाते हैं तो ज़रूर मास्क जरूर लगाएं। उसके साथ ही साथ जो निजी अस्पताल है, जैसा हमने पहले बताया कि निजी अस्पताल जो है तकरीबन 200 निजी अस्पताल को जिला प्रशासन ने सूचीबद्ध किया है और कोरोना के इलाज को लेकर के तैयार रहने की जो है वो आदेश जारी किया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पटना जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली और सरकार से लेकर निजी अस्पतालों, तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो पटना जिला सबसे टॉप पर है, जहां सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं और एक्टिव केसेज की संख्या भी ज़्यादा है। ऐसे में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीधे हम बात करते हैं। सर, केसेज बढ़ रहे हैं, कल भी 11 नए मामले पटना जिले में हैं, तो क्या कहेंगे, बड़ी चुनौती? हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं कि इधर लगभग एक सप्ताह से धीरे धीरे केसेज जो हैं कोरोना के उसमें वृद्धि हो रही है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका हम लोग बहुत जो क्लोज कांटेक्ट वाले लोग हैं उनका हम लोग निश्चित रूप से कांटेक्ट ट्रेसिंग करके उनका सैंपल ले रहे हैं और उनकी जांच करा रहे हैं। जो क्लोज कांटेक्ट वाले हैं वो लोग, अधिकांश लोग हम लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उसकी वजह से संख्या ये बढ़ रही है। तो इन जनरल भी हम लोगों को अब थोड़ा अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है और इधर एक सप्ताह से लगभग ट्रेंड है बढ़ने का। फिलहाल जो खासकर जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं उनमें ही पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। अब तक कोई ओमिक्रॉन की पुष्टि तो नहीं? अभी तो नहीं हुई है। जो फॉरेन से आ रहे हैं उनका भी हम लोग ले रहे हैं। हम लोगों को सूची आ जाती है तो उनका हम लोग सैंपल लेकर के टेस्टिंग कराते हैं। और कल भी 2 लोग फॉरेन से आए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उन लोगों का हम लोगों ने सैंपल लेकर के भेजा है टेस्टिंग के लिए। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जितना हम लोगों को सैंपल यहाँ से भेजा गया था तभी कोई ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। फिलहाल जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई आइसोलेशन की व्यवस्था की जा रही है या फिर जो लोग होम आइसोलेशन में उनकी निगरानी कैसे की जा रही है? हम लोग आइसोलेशन की भी व्यवस्था किए हैं। हमारा 112 बेड का जो पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आइसोलेशन सेंटर रेडी है। और आइसोलेशन क्या, वो बल्कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है। वहाँ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था हम लोगों की है, सभी बेड पर पाइप्ड ऑक्सीजन की। और लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी वहाँ आ नहीं रहे हैं लोग। जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो अधिकांश लोग होम आइसोलेशन में ही रह रहे हैं। बिल्कुल, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरह से संक्रमण का रेशियो जो है बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो मरीज हैं वो अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं। ऐसे में आइसोलेशन सेंटर तो तैयार हो गया है, लेकिन भर्ती होने वाले मरीज अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। बावजूद जिला प्रशासन अलर्ट है और लोगों से भी ये एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर, सुपौल का आज सपना साकार होने वाला है। 86 साल बाद यहां लोग ट्रेन जो है वो देखेंगे। आसनपुर और कुपहा के बीच आज ये ट्रेन दौड़ती हुई आपको नजर आएगी। 1934 के भूकंप में रेल ट्रैक जो है वो ध्वस्त हो गया था। 86 साल का लंबा इंतजार इलाके के लोगों ने किया और आज उनके लिए जश्न का दिन है। एक बड़ी सौगात उन्हें आज मिलने जा रही है। सुपौल का सपना साकार होने जा रहा है और इसी वजह से इलाके के लोगों में जश्न मनाने की तैयारी है। अगली खबर सिवान से, जहां समरणालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक शख्स ने समरणालय परिसर पहुंचे अधिकारियों की गाड़ी के सामने सड़क पर लेटकर खूब हंगामा किया।
सिवान समरणालय कैंपस में कुछ देर के लिए ये हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। हंगामा कर रहे व्यक्ति का कहना था कि उसकी जगह पर किसी और को नौकरी दे दी गई और वो पिछले कई सालों से दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते थक चुका है। वो व्यक्ति अपने हाथ में डॉक्यूमेंट लेकर काफी देर तक यूं ही बवाल करता रहा, रोता और गिड़गिड़ाता रहा। काफी हंगामे के बाद वहां पर सुरक्षा कर्मी पहुंचते हैं और इस शख्स को शांत कराया गया। तड़वा में रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर वर्ष 2003 से सुषमा पांडे और प्रभारी शिक्षक रत्नदेव ठाकुर के स्थान पर रितु सिंह जबरदस्ती 14 से काम कर रही है। बिहार के कई शहरों की हवा एक बार फिर से प्रदूषित हो चुकी है। राजधानी पटना की खास तौर पर बात करें तो राजधानी पटना का AQI लेवल जो है वो 350 के ऊपर है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि वो क्या आंकड़े हैं, जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहां का AQI लेवल क्या बता रहा है। हाजीपुर, गया और छपरा का भी AQI लेवल 300 के करीब है। संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना सहित बिहार के अत्यधिक जिले जो हैं वो प्रदूषित हो गए हैं। एक बार फिर से यहाँ की जो हवा है वो प्रदूषित हुई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए इको पार्क पटना का जो स्थिति है आसपास का, वो वहाँ पे AQI जो लेवल है वो 384 है। इसके मेमोरियल हॉल जो है वहाँ की AQI लेवल जो है वो 373, बीटा मिश्रा जो है 344 है वहाँ का, दानापुर DRM कार्यालय जो है वहाँ की स्थिति 238 AQI की है। अगर हम बात करें पटना सिटी की तो वो थोड़ी सी वहाँ की स्थिति जो है वो ठीक है। गवर्नमेंट हाई स्कूल वहाँ पे 100 के आसपास AQI रेट है। इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर वहाँ का AQI रेट जो है वो 241 है। तो इस तरह से बाकी जिलों की अगर बात करें, मुजफ्फरपुर की, कटिहार की, पूर्णिया की, तो गया की, तो वहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो गया का SFTI का इलाका है वहाँ का AQI जो है वो 107 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है मुजफ्फरपुर वहाँ का AQI जो है वो 335 है। तो ये लगभग बिहार के जो ज़िले हैं अमूमन सभी जिलों की स्थिति जो है एक बार फिर से बिगड़ चुकी है। हवा जो है वो प्रदूषित हो गई है और लगातार जो है राज्य सरकार लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखिए। स्वच्छ वातावरण जो है वो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए बेहतर होगा। और चूँकि हवा प्रदूषित होगी तो जनजीवन भी प्रभावित होता है। तो इसी को लेकर के लगातार जो है जिला प्रशासन, राज्य सरकार जो है वो लोगों से अपील कर रही है, लेकिन लोग जो हैं वो रह करके लापरवाह हो जाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक